Hello friends, very nice good morning and have a wonderful day ahead. I hope you all will be well by the grace of God. Yesterday videos very long, so the entire speech could not reach you. Today I am trying to reach you with yesterday's speech with our great leaders. करने के लिए आप अपना प्रयास कर रही है और साथ ही जो है लंका के कुछ रावण भी जो है इसमें शामिल हो गए हैं। तो आप सबको जो है भगवान रूपी श्री राम के रूप में इन रावण का भी नाश करना है और इन कौरवों का भी नाश करना है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ और हम मंच में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे निवर्तमान पालिका के अध्यक्ष हम सब के नेता आदरणीय प्रकाश चंद्र जोशी जी को। और मुझे खुशी है कि हमारे 13 वार्डों के जितने भी सभासद थे, 2 नामित भी थे, तो 15 सभासदों ने मिलजुल करके जितना हो सकता था, जितना हमारे पास बजट था, उसके अनुसार हमने सबने काम किया है। आज हमारे मित्र कुछ आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं कूड़ा कहां से ले आ रहे हैं, वो कूड़े का ढेर दिखा रहे हैं। ये हमारे पर्यावरण मित्रों का सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। वो पर्यावरण मित्र कितना काम करते हैं, सुबह से शाम तक हमारी गंदगी को उठाते हैं, पूरे शहर को साफ करते हैं, सवेरे से शाम तक वो लगे रहते हैं और ये दिखा रहे हैं कि कूड़ा पता नहीं कहां से ला रहे हैं। अभी चुनाव में हम गए, मैंने भी देखने की कोशिश की कि कहां पर वो कूड़ा है, कहां पर रास्ते खराब है। हमें तो कहीं रास्ता खराब कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं कूड़े का ढेर नहीं दिखाई दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्मोड़ा की प्रबुद्ध जनता है, ये प्रबुद्ध जनता जो है वही निर्णय करेगी। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, एक बार जयघोष करेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज ये सभा यहाँ का आयोजन हो रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मैं इसका सबसे पहले, क्योंकि जिस प्रत्याशी के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पर इस सभा का आयोजन किया है, उस भैरव गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। उस भैरव गोस्वामी ने जब अपनी राजनीतिक पारी को शुरू किया होगा तो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं कभी मेयर पद के पद पे चुनाव लड़ूंगा। उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति बनूं और व्यापारी के हित के लिए हमेशा लड़ने का काम करूं। और आप व्यापारी के आशीर्वाद से इस नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद को आपने सुशोभित किया और आपकी कर्मठता को देखते हुए, आपकी योग्यता को देखते हुए, आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए और व्यापारी के प्रति आपके समर्पित भावना को देखते हुए व्यापार मंडल के लोगों ने, आपके प्रांतीय नेतृत्व ने आपको जिले के महासचिव के रूप में उस पद को सुशोभित किया। मैं अपने नेतृत्व करने वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भैरव गोस्वामी पर विश्वास व्यक्त किया है और मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी जो अल्मोड़ा की प्रमुख जनता है, कहीं ना कहीं भैरव गोस्वामी जी को चुनाव जिताकर आपने जो हम पे विश्वास व्यक्त किया है उसको हम साबित करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं अपनी पार्टी नेतृत्व को करना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, मेरे सभी मूल्यवान जो विचार हमारे वक्ताओं ने रखे उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर मैं अपनी जब दृष्टि डाला था तो मेरी दृष्टि गई व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुशील शाह जी पे और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुशील शाह जी यहाँ पर खड़े हैं तो व्यापारियों की भावनाएं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं भैरव गोस्वामी के प्रति होगी और उन्होंने भी अपना समर्थन भैरव गोस्वामी के प्रति बढ़ा दिया होगा। मेरी दृष्टि जब गई तो मैंने देखा मेरे बड़े भाई जो मैं शासन के महासचिव के रूप में था 1993 में 94 में, तो मेरे अध्यक्ष के रूप में महेश परियार जी अध्यक्ष थे 93-94 में। जब मेरी दृष्टि गई, मैंने देखा प्रथम अंतिम पंक्ति में वो भाई यहाँ पर बैठा है, वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी गरिमा विराजमान है। तो कहीं ना कहीं उसका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त है, उस बार एसोसिएशन का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है। यहाँ पर कई ऐसे लोग को मैं देख रहा हूँ जिनका राजनीतिक सारोकारों से कोई मतलब नहीं है,
लेकिन वहां पर यहाँ पर जब वो आए हैं तो कहीं ना कहीं वो भैरव गोस्वामी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उनको पता है कि भैरव गोस्वामी हमारे सुख दुख का खड़ा होता है। ये मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन सम्मानित साथियों, मुझे बड़ा कष्ट भी होता है या नकारात्मक भावना फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत एकता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है। ये भारत धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं। हमें एक भावना के साथ इस विकास को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। इसी के साथ आने वाली 23 तारीख को मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी परीक्षा की भी घड़ी है कि अगर भैरव गोस्वामी को नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में बैठाएंगे तो मैं कहीं ना कहीं समझूंगा कि मैं भी परीक्षा में पास हो गया हूं। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी तो मुझे भी इसमें चलाना करना पड़ेगा। और हमें ऐसे लोगों को भी जवाब देने की आवश्यकता है जो आज दूसरी पार्टी में जाकर हमारे बारे में नगर बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए 23 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी भैरव गोस्वामी के हाथ का मोहर जो निशान होगा उसमें मोहर लगा के भारी बहुमत से जिताएंगे। और आप सबसे मेरा निवेदन है, 3 दिन हमारे चुनाव के रह गए, आप अपने पूरा जितना आपका समय है इस भैरव गोस्वामी के लिए आप लोग लगाएंगे। इसी के साथ मैं गोजू देवता से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सबके मंगल जीवन की कामना करता हूं। इसी के साथ अगर कहीं पे भी किसी को मेरी बातों से चोट पहुंची हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पुनः आप सबको नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए भैरव गोस्वामी के लिए आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं, अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सबकी परीक्षा की घड़ी है, मैं उस पर आऊं। हमारे नौजवान साथी जिनको इस अल्मोड़े का शहर का नेतृत्व करना है, अपनी अल्मोड़े की सरकार का नेतृत्व करना है, एक बड़ा इंसान जिसकी पहचान इस शहर के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाता है, न कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है, जो चुनाव के वक्त में भी इस बात के लिए कि मेरे चुनाव में 10 लोगों को मैं प्रणाम करने चले जाऊंगा, मेरे वोट सुरक्षित है, उसकी परवाह न करते वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं कि मैं पहला मेरा कर्तव्य है जिससे मेरी पहचान है, मैं ब्लड डोनेशन करके आऊं। ऐसे हमारे देश के साथी नौजवान भैरव गोस्वामी जी, हमारे जिला कांग्रेस के और तमाम साथी जो मंच में बैठे, मैं समय को सबको नमन करता हूं। आज इस सभा में आए हुए तमाम नौजवान दोस्तों, माता बहनों, बुजुर्गों, परीक्षा की घड़ी हमारी है। चीजें क्या कहते प्राइवेट हाथों में जा रही है, आखिर आप जनता की सेवा के लिए है। शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपने ली थी, ये राज्य का दायित्व है। इस पिछले 2 साल के अंदर इस पूरे प्रदेश में 1600 से ज्यादा प्राइमरी विद्यालय जो गरीबों की सरकारी थी वो बंद हो चुके हैं। 4000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की कगार में सरकार है। कह रहे हैं कि क्यों नहीं, किसान व बच्चे नहीं है, 10 से कम बच्चे हैं। अरे तुम्हारे शिशु मंदिरों में बच्चे की संख्या कम नहीं हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या कम नहीं हो रही है। शहरों तो शहर दूर, सोमेश्वर, ढाका जो ग्रामीण शहर के छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां पर भी पीली पीली जो बसें है प्राइवेट क्षेत्र के, वहां भी बसें दिख रही है। गरीब माँ बाप खुद के लिए पैसा नहीं है, अपनी जमीन बेच करके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च कर रहा है और सरकार इशारा किया कि एक फैशन चल गया, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियां पाप हो जाती है। आगे अमित शाह जी, आप जानते नहीं है, हमारा भगवान तो डॉक्टर अम्बेडकर है, जो आज प्रदीप टमटा यहाँ पर बोल रहा है, जो विधायक खड़ा रहा, जो लोकसभा में गया, जो राज्यसभा में गया, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो पटवारी बन रहे हैं, कर्मचारी बन रहे हैं। इस देश को अगर जो न्याय का दरवाजा मिला तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, समानता का नया एक विजन आया, उस दिन एक नया भगवान पैदा हुआ। अरे उससे पहले तो हमारे लिए तमाम भगवानों के द्वार बंद थे। आज तो और भगवान हो सकते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 26 जनवरी 1950 से पहले तमाम भगवान के मंदिर दरवाजे इस देश के अछूतों के लिए बंद थे, दलितों के लिए बंद थे। वो बद्रीनाथ का मंदिर बंद था, वो केदारनाथ का मंदिर बंद था, वो जागेश्वर का मंदिर बंद था। यहाँ शिल्पकारों के हैं
इन हाथों ने ही भगवान का घर भी बनाया था। अरे मंदिर भगवान का घर है और आपका भी घर बनाया था, हम सबका घर बनाया था। भले ही हमारे लोगों के लिए घर ना हो, हमने सबके घर बनाए थे, लेकिन हमारे लिए घर नहीं था, समता का अधिकार नहीं था, हम मानव नहीं थे। ये हरि खुशीराम नहीं थे, यानी हरि प्रसाद टमटा जी ने थे, जिन्होंने इसी अल्मोड़े की धरती में जब एक बार जॉर्ज पर्चम का स्वागत का समारोह हुआ था, उस परचम में स्वागत समारोह में हरिप्रसाद टमटा जी को बुलाने पर जब कुछ लोगों ने विद्रोह किया और वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा खड़ा करूंगा अपनी लोगों की चेतना को, एक दिन उनको अपने साथ बैठाने में आपको शर्म महसूस ना हो, हीनता महसूस ना हो। आज प्रदीप कमरा यहाँ पर केजरीवाल जी के बगल में बैठा है, प्रकाश जोशी जी के बगल में बैठा है। ये कांग्रेस पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी है, ये गांधी थे। अरे इस देश में जब आजाद हुआ, संविधान लिखने के एक से एक लोग थे जिन्होंने आजाद रहा है भी। आज देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक स्थिति है, उसको बहुत गहराई से सोचने की आज आवश्यकता है। आज देश में दो विचारधाराओं पर लड़ाई हो रही है। एक विचारधारा है, जब ये देश गुलाम था, इसको आजाद करने के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनकी विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा उन लोगों की है जो उस समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, देश को आजाद नहीं करना चाहते थे। लेकिन वही लोग आज बाबा भीमराव अम्बेडकर को उसका उपहास बनाते हैं, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के कारण ही आज वो गद्दी में बैठे हुए हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो मोदी जी दिल्ली की कुर्सी में नहीं बैठ पाते, हामी जी देहरादून की कुर्सी में नहीं बैठ पाते। यह हमको नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो विचारधारा हमारे हिंदू धर्म से भी मेल खाती है, और देश में दुनिया में जो और दूसरे धर्म है उन धर्मों से भी मेल खाती है। हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा गया है, कहीं नहीं कहा गया है कि आप दूसरे धर्म के मानने वालों से, लोगों से ईर्ष्या करो, भेदभाव करो। यह हमारा हिंदू धर्म है। लेकिन आज जिस तरह से केवल वोट के लिए इस देश को बांटने का काम किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जा रहा है, समाज को लड़ाने का काम किया जा रहा है, उसी में जो सत्ता में आसीन है, उस विचारधारा के लोगों की आज सोच बनी हुई है। देश को आगे बढ़ाने का उनको कोई विजन नहीं है, प्रदेशों को आगे बढ़ाने का कोई विजन नहीं है। इन्हीं स्थानीय निकायों को कैसे ठीक किया जाएगा, शहरों को, इसके लिए उनकी कोई सोच नहीं है। उनकी केवल सोच रह गई है कि हम कौन सी ऐसी बात कहें, कौन सा ऐसा मुहावरा समाज को दे जिनसे समाज में खलबली मच जाए और हमको बहुमत से वोट मिल जाए। यही कारण है आज देश जो है पूंजीपतियों के हाथों में गिरवे होने जा रहा है। जब देश के अंदर पूंजीपतियों की संख्या बढ़ती है, सारा पैसा उनके पास जाता है, तो ये साफ समझिए ये देश के फिर गुलाम होने की स्थिति है। इसके लिए हमको सावधान रहना चाहिए। ये पार्टी के हिसाब से वोट नहीं पड़ने चाहिए। वोट हमको अपने हित के लिए देना चाहिए।
इसीलिए बनाया कि लोगों का जो सरकार आज बैठी हुई है वो अगर उनके लिए ठीक काम नहीं कर रही है, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उनके धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी महंगाई कम नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो ऐसी सरकार को 5 साल के बाद बदल देना चाहिए, दूसरी सरकार लानी चाहिए। लेकिन ताजुब है, मोदी जी का तो झूठ का ऐसा जादू चलता है जिसको हम सच मान लेते हैं। हमारे घर में बैठे हुए बेरोजगार लोग, नौजवान लोग कभी नहीं सोचते हैं कि मोदी ने झूठ बोला है। जरा 2014 में जाइए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार व्यक्ति, महान अर्थशास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और देश में पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे थे, कितना बड़ा षड्यंत्र आरएसएस ने रचा। अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को जो जिसका कहीं नाम नहीं है देश के अंदर, यही हमारे केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे लोगों को रामला मैदान में बैठा करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए और उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि हम लोग सब उस पर बह गए और हमने सही मान दिया। लेकिन ताजुब की बात है बड़ा आएगा कि जब सरकार मोदी की बनी तो वो जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच क्यों नहीं हुई? जांच हुई होगी, जब भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था तो उसमें निकलता क्या? केवल वोट लेने के लिए उन्होंने काम किया। तो इस तरह के तरह के काम वो करते रहते हैं। मुझे जो ताल्लुक है, इस देश वाले, हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारी माताएं बहनें इस बात को नहीं समझ पा रही है। 2014 का ही मोदी का भाषण सुनिए आप, जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, देश में लड़ा रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को ऐसे कोसा। जब देहरादून की बैठक में वो आए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय यह लग रहा था कि वास्तव में कांग्रेस ने इतना बड़ा अत्याचार किया हो। उन्होंने कहा कांग्रेस जब सत्ता में आती है लगातार महंगाई बढ़ती है। यह आज भी आपके रिकॉर्ड में होगा, वीडियो में होगा, लगातार महंगाई बढ़ती है। कांग्रेस सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। अगर हमारी सरकार बन गई दिल्ली में, मैं देशवासियों से वादा करता हूं इस देवभूमि की धरती से कि मैं महंगाई को बढ़ने नहीं दूंगा। जहां पर 2014 में महंगाई है उससे ऊपर 1 पैसा नहीं बढ़ने दूंगा और उससे कम करने का प्रयास करूंगा। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा था पढ़ा लिखा नौयुवक इतना परेशान है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। और मैं देशवासियों से वादा करता हूं कि हमारी सरकार दिल्ली में बन गई तो हम 2 करोड़ लोगों को, नौयुवकों को प्रति वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन ताजुब की बात है, आज उनको सत्ता में उन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं, फिर आगे की पारी खेल रहे हैं। इस विषय पर कहीं पर भी सत्ता में जाने के बाद
अगर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके मंत्रियों ने, उनके विधायकों ने, उनके जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन्होंने कभी चर्चा की हो कि रोजगार पर सरकार को कुछ करना चाहिए, कहीं आपने नहीं सुना होगा। वो केवल वोट लेने के लिए भाषा करके उन्होंने एक झूठ बोला था। महंगाई में भी वही हुआ। आज देख लीजिए 2014 के बाद आज के रेटों को देख लीजिए, आसमान गए हुए हैं। इस प्रकार के तमाम झूठ बोलते हैं, तमाम झूठ बोलते हैं। हाँ, कभी कभी उनके झूठ जो है, उनको जो बात है जो कहते हैं उसको वो फंस भी जाते हैं। जैसे अम्बेडकर वाले में उनकी हालत खराब है। अभी आपने सुना होगा, उन्हीं के नेता करते हैं, एक कहता है ये देश तब आजाद हुआ जब देश में राम मंदिर बना। 1947